Yeah, so hi guys, this is Navdeep here. Okay, so लास्ट में हमने किया था मुमलिक डायनेस्टी और जिसे आप स्लेव डायनेस्टी कहते हैं वो हमने कंप्लीट किया था. वी रेड अबाउट द लास्ट किंग दैट वाज क्यूमर. ओके, तो हम ये देखते हैं कि क्यूमर जो है. ओके, सो लेटर जो किंग्स आते हैं ही वाज किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी. ओके, और खिलजी फिर थ्रोन अज्यूम करते हैं दिल्ली सल्तनत का और स्टार्ट हो जाता है एरा 3 decades ऑफ एरा ऑफ खिलजी डायनेस्टी. ओके, सो अभी हम खिलजी डायनेस्टी का देखेंगे. देखिए, खिलजी डायनेस्टी के जो किंग्स थे. ओके, सो वो दो देयर आर मेनी किंग्स. ओके, खिलजी डायनेस्टी के, लेकिन वी विल बी फोकसिंग मोस्टली ऑन दीज फोर. ओके, जलालुद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, वाज आल्सो नोन एज शाइस्ता खान. ओके, लेकिन इनका जो पर्सनल नेम इनका था दैट इज आल्सो फिरोज, मलिक फिरोज. ओके, सो ये 1290 से इनका दौर शुरू होता है 1320 तक. इट इज एयर ऑफ 3 decades, एज आई सेड. 30 years इन्होंने रूल किया है. एंड मोस्टली इनका रूल्स तो ये भी है कि साउथ को जो है हमने अब टच कर दिया था. इफ यू रिमेंबर दिल्ली सल्तनत का मैप, तो वी वर जस्ट लीविंग द साउथ बिहाइंड. हम एक्सटेंडेड टुवर्ड्स ईस्ट हो रहे थे. अब जैसे जैसे आपका खिलजी डायनेस्टी आती है, सो वी सी कि आपके अ, जो एक्सटेंडेड डायनेस्टी के, इट इज एक्सटेंडेड साउथ. ओके, सो इम्पोर्टेंट किंग्स जलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंशन. ओके, जस्ट ये 6 साल रूल करते हैं, बट एक एक्सटेंशन दे देते हैं, एक स्टेबिलिटी दे देते हैं. और जो टर्किश थे, अब टर्किश जो खाली टर्किश रूलर्स अलाउड थे पहले दिल्ली सल्तनत में. आई टोल्ड यू अबाउट द 40 नोबल्स, दे वर ऑफ द टर्किश ओरिजिन. अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अब हेट्रोजेनी आ जाती है. अब बाकी एथनिसिटी के मुस्लिम्स लाइक अफगान्स एंड अदर्स, दे टू जॉइन द नोबलिटी. देन कम्स द एरा ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. इसके एलजी में हम देखते हैं मोस्टली रिफॉर्म्स होते हैं. चाहे वो आपके मार्केट रिफॉर्म्स हो, वेदर ये आपके मिलिट्री रिफॉर्म्स हो या रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो. तो रिफॉर्म्स मेजर यहाँ पे टेक प्लेस होते हैं और साथ में एक्सटेंशन भी होता है. ओके, देन एट द एंड नीचे आते आते हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन के खिलजी के आते आते वाज आल्सो कॉल्ड एज मुबारक खान. यहाँ थोड़ा आपकी जो खिलजी डायनेस्टी पूरी डिक्लाइन हो जाती है. ओके, सो खिलजी डायनेस्टी एज I said ruled for 3 decades. Okay, it was founded by जलालुद्दीन खिलजी, जिसे फिरोज यहाँ पे देख लीजिए आप, मलिक फिरोज भी जिसको कहा जाता है. ओके, सो ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से सेकंड डायनेस्टी थी. सेकंड डायनेस्टी दैट रूल्ड दिल्ली. फर्स्ट वन वाज द ममूलिक, दैट इज द स्लेव डायनेस्टी. सेकंड डायनेस्टी वाज दिस वन. ओके, खिलजी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत को रूल करते हैं. ओके, एंड जैसे मैंने कहा था कि दे इंट्रोड्यूस द हेट्रोजीनियस इंडो मुसलमान नोबिलिटी. ओके, जैसे वो जो 40 का जो रूल था, 40 नोबेल्स का जो रूल था ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, दे वर वेरी पावरफुल. बट आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखते हैं कि इट एंडेड. देयर वाज एन एंड ऑफ दैट सिस्टम एंड देयर वाज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप, टर्किश ग्रुप. ओके, सो एक ये चीज यहाँ पर होती है. ओके, दूसरा क्या होता है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ अंडर खिलजीज होता है. ये दूसरी बड़ी बात थी. एक, हेट्रोजीनियस नहीं लाते. तुर्किश का जो मोबिलिटी के ऊपर जो मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को एक खत्म करते हैं. सेकंड, हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट डे साउथ इंडिया तक इनकी कॉन्क्वेस्ट होती है. एंड थर्ड, मंगोल इन्वेजन्स को जो है, ओके, फाइनली यहाँ पर एक 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 वी कैन से दैट एक फुल स्टॉप लगता है. ओके, काफी टाइम तक उसको ये अच्छी तरीके से, काफी हद तक उससे ये जी जाते हैं एंड दे आर सक्सेसफुली स्टॉप द मुगल इन्वेजन्स. तो ये 3 बड़े हिस्से होते हैं यहाँ पर. ओके, सो this Malik Firoz or Jalaluddin Akbar, sorry, Jalaluddin Khilji, Malik Firoz इनका पर्सनल नेम था. He was actually, Malik was actually अर्ज मुमलिक. ओके, सो ये जब आपकी इलबरी डायनेस्टी जब डिक्लाइन कर रही थी, क्योंकि इलबरी उसको कहते हैं आफ्टर इल्तुतमिश, पहले मुमलिक थे वो. फ्रॉम कुतुबुद्दीन ऐबक टिल इल्तुतमिश इट वाज मुमलिक. आफ्टर इल्तुतमिश के बाद हम देखते हैं कि इट इज कॉल्ड इलबरी डायनेस्टी. दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो इल्तुतमिश के बाद इसको इलबरी डायनेस्टी कहते हैं. वहां पे अर्ज मुमलिक थे. ओके, दैट मींस ही वाज डीलिंग विद मिलिट्री. ये हमने सब किया हुआ है. आपको लास्ट में, मैंने लास्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा, वहां मैंने आपको सब डिपार्टमेंट एंड देयर हेड्स जो वी हैव डिस्कस्ड.
तो ये मिलिट्री से डील करते थे। बलबन के बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि बलबन के जाने के बाद डिक्लाइन हैड बिगन। खिलजीज के लिए डिक्लाइन जो है वो शुरू हो चुका था। एंड टिल अ टाइम रीच्ड वी सॉ कि देयर वाज अ पॉलिटिकल वैक्यूम, क्योंकि कोई एक बड़ा पावर आया नहीं था। देयर वाज नो बिग रूलर लाइक इल्तुतमिश बलबन। सो 1290 में वी सी दैट फिरोज शाह जो मर्डर कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एंड ही assumes the throne। ओके, स्टार्ट कर देते हैं खिलजी डायनेस्टी। ओके, एंड इनकी एक खास बात ये है कि जब ये किंग बने तो इनकी एज 70 इयर्स थी। ओके, सो ऐसा कहा जाता है कि ये 6 साल के लिए राज करते हैं फ्रॉम 1290 टू 96, लेकिन ये थ्रोन पे नहीं बैठते, जो कि बलबन का थ्रोन था दिल्ली सल्तनत के, क्योंकि बिकॉज ही हैज सर्व्ड अंडर हिम, तो ये उस थ्रोन पे नहीं बैठते। ओके, सो ही मेड किलोकारी एज हिज कैपिटल। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं ना कहीं बलबन की ओर अभी भी इनकी रिस्पेक्ट थी। ओके, सो इसीलिए हम देखते हैं कि मलिक चजू जो कि बलबन के नेफ्यू थे, इनको ये गवर्नर बनाते, गवर्नर ऑफ कारा। लेकिन वो बाद में रिपेलियन कर देते इनके खिलाफ। दैट्स अनदर, वो उसके बाद हम देखेंगे। बट कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था। ओके, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये था कि ही इन्वेडेड द देवागिरी। देवागिरी में इन्वेड करते हैं, जो कि कैपिटल किसका था? ये वादा किंग राजा रामचंद्र देवा का था। अब ये देवागिरी कहाँ पड़ा? दक्कन में। ओके, सो दैट मीन्स ही वॉज रेडी टू टेक ऑन द साउथ नाउ। जो दिल्ली सल्तनत जहां ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर एक्सटेंड करी थी, ही वाज ट्राइंग टू गेट इनटू द साउथ। ओके, ओके, सो जब ये सक्सेसफुल हो गया, ही सक्सेसफुली कैप्चर्ड देवागिरी, वहां पे ये होता है। इट इज सीन दैट अली अली गुरशप who was his the nephew and son-in-law of this सुल्तान, इनको गवर्नर ऑफ कारा बनाया गया था। ओके, तो जलालुद्दीन को इनवाइट करते हैं कि आप कारा आ जाइए। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि जो इनके ये अली गोशप थे, अली गोशप जो थे, ये इनके सन इन लॉ भी थे और नेफ्यू भी थे। जब इन्होंने ओवरथ्रो किया देवागिरी को, डेक्कन में जब इन्होंने ओवरथ्रो किया, तो ही इनवाइटेड जलालुद्दीन खिलजी, जो सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के, कि आप आइए, अब देवागिरी कैप्चर हो गई है। तो पहले उनको बहुत सारी वेल्थ अज्यूम करते हैं, फिर जो जलालुद्दीन खिलजी है, इनको ये मर्डर कर देते हैं। इनको ये मर्डर कर देते हैं। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी। ओके, तो जो सुल्तान का मर्डर करते हैं अली गुरशप, ओके, वो बाद में सुल्तान बन जाते हैं और उन्हीं को अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता है। ओके, सो अलाउद्दीन खिलजी कोई नहीं थे, जलालुद्दीन खिलजी के बेटे नहीं थे, इनके सन इन लॉ थे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दिल्ली सल्तनत इज आल्सो नोन एज सन इन लॉ डायनेस्टी। ओके, ये इसके सन इन लॉ थे। इनके सन इन लॉ बाद में इन्हीं का मर्डर करते हैं। और मर्डर किस बहाने से करते हैं कि देवागिरी को पहले कैप्चर करते हैं, इन्हें बुलाते हैं वहां पर कि आप आइए, वेल्थ इनको दिखाते हैं, ढेर सारी इनको पेंट करते हैं और इनको रात में मार देते हैं। सो इनके जाने के, इनकी मर्डर के बाद अलाउद्दीन खिलजी यानी अली गुरशप जो है वो थ्रोन अज्यूम करते हैं और नाम लेते हैं अपना अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। ओके, लेकिन एक रिमार्केबल चीज हो चुकी थी कि साउथ में दे हैव नॉक द डोर ऑफ द साउथ। अब साउथ की ओर ये बढ़ रहे थे। ओके, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे? जैसे मैंने आपसे कहा, गवर्नर ऑफ कारा थे। ओके, जलालुद्दीन खिलजी के सन इन लॉ भी थे और नेफ्यू भी थे। उनके टेन्योर में गवर्नर ऑफ कारा बनाया गया था। लेकिन जब ये देवागिरी को कैप्चर करते हैं, सो व्हाट दे डू, ही मर्डर्स हिज ओन फादर इन लॉ एंड बिकम्स अ किंग। ओके, अब अलाउद्दीन खिलजी क्यों, मतलब दो इनके रिफॉर्म्स के लिए तो ये फेमस है ही है, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर राइट अप टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया। ओके, ऐसा भी कहा जाता है कि अपने जो नोबेल्टी वगैरह थे, उनको ये बहुत ज्यादा लेविशली मनी और गोल्ड उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ओके, तो मेनली इसका मकसद क्या था कि जो इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर किया था, नोबेल्टी उस चीज को भूल जाए।
और इन्हें एज ए सुल्तान एक्सेप्ट कर ले, इनको सपोर्ट कर। इसलिए इसने क्या तरीका था, ही वाज मेनली ब्राइबिंग। ओके, सो ये पहले रूलर भी बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जो जैसे मैंने आपसे कहा था मंशूर लेते थे। जैसे आप बलबन इल्तुतमिश याद क्योंकि मोबिलिटी तब नोबेलिटी जो थी इतनी पावरफुल थी। मैंने आपको बताया था कि जो इल्तुतमिश और बलबन थे वो मंशूर लेके आते थे। मंशूर मींस लेटर, लेटर ऑफ इन्वेस्टियर। खलीफा से लेके आते थे, टर्की से लेके आते थे, कैलिफ से लेके आते थे। ओके, तो उससे क्या होता था कि नोबेलिटी, वो ऐसा कहते थे कि दे आर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ कैलिफ, ताकि नोबेलिटी उनके खिलाफ रिबेलियन ना कर सके। लेकिन ये पहले सुल्तान ऐसे बनते हैं जो मशहूर लेके नहीं आते, लेकिन खुद को जो है डिप्टी ऑफ खलीफा कह के रूल करते हैं। सो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ कैलिफ। ओके, अब इनकी एक और चीज ये भी है कि एक तो ये डिप्टी ऑफ कैलिफ थे, तो नोबेलिटी, और जैसे मैंने आपसे कहा था कि ब्राइबिंग हो चुकी थी, तो नोबेलिटी इनके खिलाफ बोलती नहीं थी। बट हिज टेन्योर इज मोर सेंट्रलाइज्ड। ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज कर चुके थे अपने टेन्योर में स्टेट को। कैसे कि जितनी भी वेल्थ थी स्टेट की उसे अपने, ओके, अपने कंट्रोल में रखते थे। लाइक आई कैन से डिस्पोटिक गवर्नमेंट आ गई थी। ओके, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ भी वही हुआ जो इन्होंने राजा बनने के लिए किया हुआ था। इनको इन्हीं के स्लेव मलिक कफूर जो थे वो पॉइजन करते हैं और इनकी डेथ हो जाती है 1316 में। 20 ईयर्स के जो रूल के लिए ये रूल करते हैं। लेकिन इस 20 ईयर्स में काफी रिफॉर्म्स भी लाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम साउथ में एंट्री कर चुका था दिल्ली सुल्तान। ओके, अब आप ये भी याद रखिए कि इनकी जो डायरेक्टली अगर आपसे पूछा जाता है कि मिलिट्री इंपीरियलिज्म हुई कहाँ से, व्हाट वाज द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो आप देखेंगे कि इनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो थी राजपूत स्टेट्स वेस्ट में भी शुरू हो चुकी थी अब, क्योंकि वेस्ट तभी मैंने आपको दिखाया था कि राजपूताना स्टेट्स में तभी भी कैप्चर नहीं हो रहा था। फिर नॉर्थ वेस्ट अगर आप देखेंगे तो डेक्कन तक ये पहुंच चुके थे, और साउथ इंडिया एक्सट्रीम तक अपना अकाउंट जो थे बना चुके। ओके, अब इनके जो जो इनके साथ स्कॉलर थे वो अमीर खुसरो। ओके, और वही पद्मावती वाला जो सीन है, वैसा तो कोई लिखा नहीं, लिखा हुआ है इन्होंने, आमिर खुसरो खुसरो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एक और चीज लिखते हैं कि जोहर हुआ था रसनपुर फोर्ट में। ओके, मास सती हुआ था। ओके, वुमेन जो थी वो चाहती नहीं थी कि कैप्चर हो जाए बाय दिस मुस्लिम्स, सो दे जंप्ड इनटू द फ्लेम्स। ओके, सो मास सती हुआ था, और यहीं पर जो थे वो स्टोरी ऑफ रानी पद्मामणि, ओके, क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह। ओके, वो शी वाज द वन जिसने स्टार्ट किया था ये जोहर। खिजर खान वाज मैरिड टू धवल देवी, द डॉटर ऑफ किंग करण सिंह एंड कमला देवी। ओके, तो ये एक स्टोरी है यहाँ पे, एंड इम्पीरियलिज्म का आपको यहाँ से पता चलता है। अब कोई भी दिल्ली सल्तनत में किंग बनता था तो सबसे पहले उसको टैकल किससे करना होता था, जो रिपीटेडली मंगोल इन्वेजन हो रहा है। सेम चीज आपके अलाउद्दीन खिलजी को भी देखनी थी। ओके, सो मंगोल्स जो थे अभी भी ट्राई कर रहे थे कि वो किसी न किसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में अंडर करे। बट दिस टाइम रूलर थोड़े अलग थे। अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, अपने ही फादर इन लॉ को मार के किंग बने थे। और जैसे आपको देख रहे हो, आपको अभी तक पता समझ आ गया होगा कि एक्सटेंट कितना बढ़ा रहे थे अपने एम्पायर का, सेंट्रलाइज करके रखे हुए थे। तो इन्होंने अडॉप्ट कर ली पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, जो बलबन की थी। ओके, टू टैकल द मंगोल मैनेस। ओके, सो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो जितने भी ओल्ड फोर्ट्स थे, जहां जहां से मंगोल कर रहे थे आपका एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, इन्वेड कर रहे थे, वहां पे ओल्ड फोर्ट्स को ये रिपेयर करते हैं, और दिल्ली जो कैपिटल था उसके इर्द गिर्द एक दीवार बनाते हैं। ओके, और दीपालपुर और सामना में अगर आप देखेंगे, दोनों जगह इज इन द नॉर्थ वेस्ट। कहीं ना कहीं दोनों जगहों पे ये एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री मिलिट्री कंटेंजेंसी लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया किसी को एंटर करना है तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से ही करेगा। ओके, आगे जाके हम ये देखते हैं कि ये मिलिट्री कमांडर्स इनके बहुत ज्यादा जो थे ट्रस्टेड भी थे, कुछ काफी वेल नोन भी थे, जैसे गाजी मलिक जो बाकी जाके गयासुद्दीन तुगलक बनते हैं, जो फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। इनको ये लगा देते हैं एज ए मिलिट्री कमांडर, वार्डन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न मार्चेस। ओके,
सो दिस इज यानी मंगोल की पॉलिसी को टैकल करने के लिए अलाउद्दीन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ फायर ब्लड एंड फायर। ओके, सो दिस इज टिल नाउ अबाउट द मुगल। अब हम देखते हैं रिफॉर्म्स क्या करते हैं। अब देखिए, क्योंकि मंगोल इन्वेजन बहुत को टैकल करने के लिए बहुत ज्यादा इनको एक आर्मी चाहिए थी, और आर्मी को पे करने के लिए ही नीडेड सैलरी। अब सैलरी आएगी कहाँ से? सैलरी आएगी टैक्सेस से। ओके, लेकिन टैक्स सिस्टम, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जब अभी नया नया एस्टेब्लिश हुआ था, द टैक्स सिस्टम वाज नॉट वेल डिफाइंड। वो बिल्कुल एक, जिसे हम कह सकते हैं ना, रिफॉर्म्स उसमें नहीं हुए। इट वाज सेम द ओल्ड एंड देयर वाज मोर लीकेज, लीकेज बहुत थी टैक्सेस। ओके, तो ही वांटेड टू स्टॉप दिस लीकेज, कि किसी ना किसी तरीके से जो टैक्सेस पे लीकेज हो रही है, इट शुड स्टॉप। ओके, लीकेज स्टॉप होगी तभी ये जो और टैक्सेस कलेक्ट करेंगे और आर्मी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इन्होंने फिर रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए। रिफॉर्म्स किसमें कर दिए इन्होंने? एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू कर दिए, लैंड रेवेन्यू में शुरू कर दिए। ओके, एंड ही वांटेड टू एक्सपैंड एंड इंप्रूव द कल्टीवेशन एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। ओके, अब what were the administrative measures that he took for the prevention of rebellions? इन्होंने क्या क्या किया? ओके, ताकि इनकी जो इनका जो आई मीन जो इनकी सुल्तान की जो वी कैन से नोबिलिटी है, वो इनके खिलाफ रिबेल ना करे। व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स दैट ही टुक? सबसे पहला स्टेप ये था कि ये सेल एंड यूज ऑफ लिकर एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स, जैसे अफीम हो गया, चरस हो गया, ओके, स्पेशली शराब, लिकर मींस शराब, इनको ये प्रोहिबिट कर देते हैं कि दिल्ली और नेबरिंग एरियाज में इन दोनों की सेल और कंजम्पशन नहीं हो। और ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिमसेल्फ गेव अप द ड्रिंकिंग। ओके, अब ये पहला स्टेप इन्होंने लिया, बिकॉज ही अकॉर्डिंग टू हिम लिकर एंड इंटॉक्सिकेंट इनटेक वाज द रूट, जो कि चेन ऑफ कमांड को नहीं मानने का एक एक जरिया था। अकॉर्डिंग टू हिम दैट वाज द रियल रीजन। ओके, अकॉर्डिंग टू देम की लिकर और इंटॉक्सिकेंट से आदमी जो नोबिलिटी है, they sometimes take the steps which are against the sultan। ओके, तो इसलिए इसको ये बैन कर देते हैं। सेकंड, ये चीज क्या करते हैं कि पार्टीज मैरिज रिलेशंस जो है नोबल्स के बीच में, जो मैरिज रिलेशंस है और जो पार्टीज होनी है, अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको पहले सुल्तान की परमिशन लेनी है। ओके, और कुछ जहां जहां पे इन्हें लग रहा था कि कोई कोई नोबिलिटी शायद इनके खिलाफ जा सकता है, उनकी इन्होंने जागीर जो है वो कन्फेस्टिकेट कर दी, उनको पेंशन देना, अलाउंसेस देना बंद कर दिए। ओके, और इवन जो ये वक्फ और इनम जो रिलीजियस एंडोमेंट्स होती थी, उन्हें भी इन्होंने बंद कर दिया। फिर उन्होंने बलबन का तरीका अपनाया, बरीत नेटवर्क यूज करना शुरू किया, यानी स्पाइस लगा दिए, जासूस लगा दिए पूरे अराउंड हिज किंगडम। ओके, सो दीज वेर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो उन्होंने लिए, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उन्होंने लिए क्यों? मोस्टली ताकि उनके खिलाफ रिबेलियन ना हो। ओके, तो अब हम चलते हैं रेवेन्यू रेवेन्यू के लिए और अगेरियन एग्रीकल्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स उन्होंने क्या लिया। ओके, सो बिस्वा को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। ओके, इसके एंड में हम जो है ये वीडियो के, जब ये वीडियो जब हम खिलजी खत्म कर होंगे, वी विल गो टू अगेरियन रिफॉर्म्स, वी विल गो टू अगेरियन सिस्टम। उसमें हम सब ये डिक्लेयर करेंगे कि व्हाट वाज बिस्वा, इसका बेस क्या था। ओके, सो बिस्वा जो है इन्होंने एक 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 स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया जिससे मेजर करेंगे कल्टिवेटेड लैंड को। ओके, लैंड रेवेन्यू खर्च को फिक्स कर देते हैं, बहुत हाई कर देते हैं, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ पाइमश, यानी मेजरमेंट्स इन द दुआब, यानी जहाँ पे मोर फर्टाइल लैंड जैसे गंगा जमुना दुआब है, वहां पे हाफ लेते थे। ओके, और जो हेरिडिटरी रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, राय राणा रावत, टॉप लेवल पे होता था जो, एंड खुद, ओके, राय राणा रावत, इन सबको सप्रेस कर देते हैं। ओके, ही टोटली सप्रेसेस देम, खुद मुकादम चुदागरी, इनको भी सप्रेस कर देते हैं। ओके, सप्रेशन से क्या होगा? मेनली टू प्रिवेंट द लीकेज, ये नहीं चाहते थे कि लीकेज हो। सो हाउ मच वाज द लैंड टैक्स मींस खर्च, खर्च वाज हाफ फॉर द दुआबे। क्लियर होगी बात? एंड जो इंटरमीडिएटरीज थे,
जो पीजेंट से कई बार आपका टैक्स लेके सुल्तान तक पहुंचाते, ही suppressed them all. ओके, अब क्योंकि आर्मी बहुत ज्यादा थी, he wanted more annexations, he wanted to stop nobles, तो उसने दो नए टैक्स भी लगाने शुरू कर दिए, घरी एंड चराए. हाउस टैक्स, घरी, पास्चर टैक्स, चराए were also levied. ओके, सो अब देखिए, अब लैंड रेवेन्यू विल ओके वाज कैलकुलेटेड इन काइंड बट डिमांडेड इन कैश. यानी अगर आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो उसका हाफ, यानी हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपसे मांगा जाएगा, बट इट वाज टेकन इन कैश, लिया वो कैश में जाता. देयर वाज ए न्यू रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बनता है, दैट वाज दीवान मुस्तखरज. ओके, और इसमें खुद जो है, जो जिनको सप्रेस कर दिया गया था बिल्कुल, और जैसे मैंने आपसे कहा था इंटरमीडिएट्स जो खुद बन चुके थे, तो उनको अब नया रोल दिया गया कि अब आप गांव पे नहीं रहेंगे, यू विल बी नाउ एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. उनको एलिवेट किया गया. डिस्ट्रिक्ट्स वर कॉल्ड एज परगना एंड शिक. ओके, सो अमीर खुसरू इन खुद को जमींदार कहता है. इन्हीं खुद को अमीर खुसरू जो है वो जमींदार कहता है. ओके, अब ये तो आपके रेवेन्यू रिफॉर्म्स हो गए. अब हम देखते हैं कि मार्केट रिफॉर्म्स क्या क्या इन्होंने लाए थे, हाउ ही कंट्रोल द मार्केट एंड इकोनॉमिक रेगुलेशंस इन्होंने क्या लाए थे. ओके, सो इसमें तो मोस्टली हम जो रिलाई करेंगे दैट विल बी ऑन द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड. विल बी मोस्टली हम लोग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर ही रिलाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू बर्नी द इकोनॉमिक रेगुलेशंस वर प्राइमरली ए मिलिट्री मेजर. जैसे मैंने आपसे कहा था, जितने भी ये रेगुलेशंस हो रहे थे, they were mostly done to keeping in view the large military debt the king has to support. Okay, okay. So लेकिन इसके दो चीजें भी हो सकती हैं. बर्नी एक हिस्टोरियन है. ओके, बर्नी बर्नी सेज कि ये जो रेगुलेशंस हो रहे थे, दीज वर मोस्टली एम्ड एट सपोर्टिंग द लार्ज आर्मी. ओके, विच जो हम देखते हैं कि विच इज ए प्लॉजिबल थिंग. लेकिन अमीर खुसरू इसके एंटी में आते हैं, इसके अपोजिट बात करते हैं. अमीर खुसरू से कि ये जो रेगुलेशंस थे, these were these were done only ताकि जो कमोडिटीज है रीजनेबल रेट पे मिले, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे. ओके, सो देयर वर जॉबिस, यानी डिटेल्ड रेगुलेशंस मिली हुई थी कि किस कमोडिटी की कॉस्ट कितनी होगी. ऐसा कहा जाता है कि फूड ग्रेन से लेके हॉर्स, कैटल एंड स्लेव सबकी कॉस्ट जो थी फिक्स थी. ओके, इन्होंने तीन सेपरेट, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में तीन सेपरेट मार्केट बनाए. फूड ग्रेन्स के लिए एक, कॉस्टली क्लोथ्स हॉर्सेस एंड स्लेव्स के लिए दूसरा, एंड कैटल्स के लिए तीसरा. मार्केट रेगुलेशंस ताकि ठीक तरीके से काम करें, इन्होंने दो ऑफिसर्स उसके लिए लगाए हुए थे. एक था दीवान रियासत एंड सहाना मंदी. ओके, सो रिमेंबर दीज टू ऑफिसर्स, दीवान रियासत एंड सहाना मंदी. जैसे यहाँ पे खुद था, यहाँ पे दो ऑफिसर्स थे, दीवान रियासत एंड सहाना मंदी. ओके, ऐसा कहा भी जाता था कि ये लोन्स भी देते थे ताकि जो रिच मुल्तान के जो मर्चेंट्स थे, वो जाके बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया से जो है कपड़े ला सके. ओके, और उसे आके सराय अदल मीन्स क्लोथ मार्केट जो हमने यहाँ देखा, जो उन्होंने बनाया हुआ, तो वहां आके सेल करें. तो वो उनके लिए जो रिच मुल्तान के मर्चेंट्स थे, इनको किंग जो था अलाउद्दीन खिलजी, वो लोन भी देते थे. ओके, हॉर्सेस को सोल कौन की सेलिंग कौन देखते थे? दीवान अर्ज देखता था, जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था. ओके, फूड ग्रेन्स जो होते थे ज्यादातर वेयर हाउसेस जो आपके सुल्तान ने बनाए होते थे, उनमें स्टोर रहते थे. ओके, अब जैसे ही कभी फेमाइन और शॉर्टेज होगी, तो दे वे रिलीज्ड. ओके, एंड देयर वाज नो होर्डिंग अलाउड, यानी कोई होर्डिंग नहीं कर सकता था सामान की. जितने भी मर्चेंट्स थे वो सब के सब स्टेट दफ्तर में जो थे रजिस्टर्ड होते थे.
अब ये जो ग्रेन्स वगैरह यहाँ पे स्टोर रहते थे आपके कैपिटल में, इनको बाकी हिस्सों में ले जाने का काम आपके 2 चीज़ का 2 बंदे करते हैं जिन्हें बंजारास कहा जाता है। वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन द वैदिक पीरियड, एंशिएंट पीरियड, और करवनीज़ भी इनको कहा जाता है। तो दीज़ वर द नोमैड्स, ओके? इनका मोस्टली काम होता था सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। सो दिस वाज़ द मार्केट रिफॉर्म्स, ओके? अब हम देखेंगे व्हाट वर द वेरियस मिलिट्री रिफॉर्म, ओके? हमने ये देखा कि मिलिट्री रिफॉर्म्स, अब क्योंकि रेवेन्यू इतना ज़्यादा आ चुका था, लीकेज जो थी वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी। लीकेज ऑफ टैक्स वो स्टॉप। वी सी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो सोल्जर्स हैं उनको कैश में सैलरी देना शुरू कर दिया। ही वाज़ द फर्स्ट सुल्तान हू पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। कैश में पे करते थे। सोल्जर्स जो है उसको मिलिट्री डिपार्टमेंट अर्ज़-ए-मुमलिक डायरेक्टली करता था, ओके? नॉर्थ वेयर फ्रंटियर में जैसे मैंने आपसे कहा था, जो आपका दिपलापुर वगैरह वाला एरिया है, यहाँ पे ही रिपेयर्ड ओल्ड फोर्ट्स, मोस्टली मंगोल को चेक करने के लिए। अब हॉर्सेस को जो है, हॉर्सेस की क्वालिटी के लिए ही इंट्रोड्यूस्ड द दाग एंड चेहरा सिस्टम, ओके? दाग मीन्स ब्रांडिंग द हॉर्स, ओके? तो दाग सिस्टम ये लेके आए फॉर द हॉर्सेस। हॉर्सेस को ब्रांड होता था, विच हॉर्सेस का किस ब्रांड का है, जिसे हम नस्ली कहा जाता है, अपनी भाषा में बोले तो इट इज कॉल्ड नस्ली, ओके? तो आप उनका जस्ट एक ब्रांड कर देते हैं हॉर्सेस को, ओके? दैट वाज का दाग सिस्टम। और ऐसे ही आपने सोल्जर्स के लिए एक चेहरा बनाया होता, हुलिया, ओके? सब सोल्जर्स का जो था एक हुलिया बनाया जाता था, डिस्क्रिप्टिव रोल बनाया जाता था, ओके? सो दाग एंड चेहरा सिस्टम, दाग वाज फॉर हॉर्सेस, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, चेहरा वाज फॉर डिस्क्रिप्टिव रोल्स ऑफ द सोल्जर। सो इंट्रोड्यूस दाग एंड चेहरा सिस्टम, ओके? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे वी सी देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ सोल्जर्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं। वन वाज द फुट सोल्जर्स, फिर जो पैदल चलते थे, फिर कुछ सोल्जर्स होते थे जो घोड़े पे होते थे, सोल्जर्स विद वन हॉर्स, उन्हें एक अस्पा कहा जाता था, एक अस्पा, एक अस्पा, यानी सोल्जर्स विद वन हॉर्स, एंड देन देयर वाज सोल्जर विद टू हॉर्स, जिसे दो अस्पा कहा जाता था, ओके? सो अभी तक जितने भी हमने रिफॉर्म्स किए, आई होप आप एक बार इसे जब पढ़ेंगे, यू विल बी एबल टू डू दैट, ओके? सो डायरेक्टली जो क्वेश्चन, जो टर्म्स, जो ऑफिसर्स मैंने बोले, डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आएगा। नाउ विल सी व्हाट अबाउट आर्ट एंड लर्निंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इज सेड टू हैव बीन इलिटरेट, लेकिन वो आर्ट एंड लर्निंग के लिए बहुत बहुत ज्यादा जो थे प्रोत्साहन देते थे अपनी स्टेट में। मैंने जैसे आपसे कहा, आमिर खुसरो और मीन हसन दहलवी दोनों इनके रॉयल स्कॉलर थे, यानी इनके कोर्ट में पैट्रोनेज करते थे। इन्होंने एक सिटी बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सीरी कहा जाता, ओके? सीरी इन्होंने ही बनाई। इन्होंने जुनैद खाना मस्जिद एट द दरगाह ऑफ निजामुद्दीन औलिया एंड अली दरवाजा नियर कुतुब मीनार, वो भी इन्होंने ही बनाया, ओके? ही बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई मीनार नियर कुतुब मीनार बट कुड नॉट कंप्लीट, ओके? अब अलाउद्दीन खिलजी की जब डेथ हो जाती है, तो इनके फेवरेट जो स्लेव भी थे इनके, मलिक कफूर, वो थ्रोन की ओर बढ़ना चाहते हैं, ओके? तो ही वांटेड थ्रोन, लेकिन वो डायरेक्टली कर नहीं सकते थे थ्रोन कैप्चर। तो ये क्या करते हैं कि शिबब-उद-दीन उमर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, जो अभी बहुत छोटे थे, ओके? सो इनको थ्रोन पे रख देते हैं और उनके साथ ये खुद एज़ ए उनके पैट्रोनेज रूल करते हैं, मलिक कफूर। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद 5 वीक्स के बाद ही मलिक कफूर को मार दिया जाता है, ओके? सो किंग अब बनते मुबारक खिलजी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के एक और बेटे थे। ही रूल्ड फॉर 4 ईयर्स, ओके? तो ऐसा देखा जाता है कि वो उन्होंने अपने टेन्योर में जितने भी इनके फादर अगेरी ने मार्केट रेगुलेशंस किए थे, उन सबको एबॉलिश कर देते हैं। तो ऑल द रेगुलेशंस जो इन्होंने किए हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के, वो एबॉलिश करते इन्हीं के बेटे आके, जिनका नाम था मुबारक खिलजी, ओके? मुबारक खिलजी आके सबको एबॉलिश कर देते, ओके? लेकिन इनको भी मलिक खुसरो मलिक आके इनकी हत्या कर देते हैं, ओके? अब ये खुसरो शाह जो एक किंग बन जाते हैं, मुबारक गाजी को मारने के बाद किंग बने खुसरो मलिक, यानी जिसे खुसरो शाह कहा जाता है। इनको गाजी तुगलक
जो कि पंजाब के गवर्नर थे, वो इनको आके इनका मर्डर कर देते हैं और वो गाजी तुगलक फिर गयाजुद्दीन तुगलक बन के खिलजी डायनेस्टी को रिप्लेस करते हैं तुगलक डायनेस्टी। दिस वाज द एक्सटेंट, ओके, ऑफ द किंगडम ऑफ तुगलक्स, सॉरी खिलजीज। ओके, तो जैसे मैंने कहा अलाउद्दीन खिलजी 1315 में डेथ हो जाती है। मलिक कफूर राजा बनना चाहते थे, इनके छोटे बेटे को राजा बना देते हैं। एंड वी इन द लास्ट थिंग व्हाट वी सी, वी सॉ कि खुसरो शाह वाज किल्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक। ओके, अब थोड़ा हम टैक्सेस पे, इकोनॉमिक एंड जो पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन थी आपके कुतुब अलाउद्दीन खिलजी की, वी विल डू दैट, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, और इसके बाद एक लेक्चर होगा जहां पर हम इसे डिटेल में भी पूरे का पूरा जो इनका कॉन्क्वेस्ट वगैरह था, एक आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि किसको कहाँ पे हराया इन्होंने। दैट विल बी डन। So that's all for this lecture and this was an overview. इसके बाद अभी हम इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से लेके स्टार्ट करके we will go into the depth. Okay, so thank you.